एक समय की बात है। अकोम नाम के सुंदर शहर में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया बहुत सफल हेयर स्टाइलिस्ट थी और उसकी दुकान हमेशा कई ग्राहकों से भरी रहती थी जो अपने बाल बनवाने आते थे। सिया इतनी लोकप्रिय थी कि कई महिलाओं को समय पर बाल बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। हर कोई मानता था कि सिया एक महान हेयर स्टाइलिस्ट है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सिया कुछ अजीब करती थी ताकि ज्यादा ग्राहक उसकी दुकान पर आए। और यही कारण था कि उसका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सिया एक बहुत गहरा राज छुपाए हुए थी और उसका ये राज आपको हैरान कर देगा और सिखाएगा कि किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करना। यह घटना 3 साल पहले की है, जब सिया ने गांव में हेयर स्टाइलिंग सीख ली थी और अकोम शहर आई ताकि एक बेहतर जीवन पा सके। थोड़े पैसे बचाकर उसे खुशकिस्मती से यूके नाम की एक लोकप्रिय सड़क पर दुकान मिल गई। वहां पहले से कई हेयर स्टाइलिस्ट थे, लेकिन यूके में बहुत प्रतियोगिता थी और ज्यादातर ग्राहक पहले से ही अपने व्यक्तिगत हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते थे। इसलिए सिया के लिए अपने ग्राहक ढूंढना या बिक्री बढ़ाना बहुत मुश्किल था। वो अक्सर सड़क पर गुजर रही महिलाओं को बुलाती थी कि आइए और अपने बाल बनवाइए, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देती और पड़ोस की दुकान पर चली जाती। ज्यादातर महिलाएं अपनी बारी का इंतजार अन्य सैलून में करती, बजाय इसके कि सिया की दुकान पर आए। ये सब सिया को बहुत दुखी और उदास करता। उसी सड़क पर अन्य हेयर स्टाइलिस्ट ज्यादातर सफल थे और उनके पास अपनी गाड़ियां भी थी, लेकिन सिया अभी भी संघर्ष कर रही थी। सिया की सबसे अच्छी दोस्त माया थी, जो एक और हेयर स्टाइलिस्ट थी। दोनों ने वही मास्टर से कौशल सीखा था, लेकिन सिया के विपरीत, जो अभी भी संघर्ष कर रही थी, माया बहुत सफल थी। बस 2 साल में माया के पास अलग शहर में अपनी दुकान थी, लेकिन वो समय समय पर सिया से मिलने आती थी। जब माया अकोम शहर में सिया से मिलती, सिया अक्सर अपनी कम बिक्री और मुश्किल व्यवसाय की शिकायत करती। वो अक्सर अपने व्यवसाय की वृद्धि को लेकर दुख जताती और खुद की तुलना सड़क की अन्य महिलाओं से करती। मेरे व्यवसाय की स्थिति क्यों अलग है? मैं यहां 2 साल से हूं और मैं अपनी खुद की गाड़ी और घर बनाना चाहती हूं। बाकी महिलाएं सबके पास गाड़ियां और घर हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही हूं। सिया अक्सर माया से मदद मांगती और कुछ राज शेयर करने को कहती कि कैसे वो सफल हुई ताकि सिया भी सफल हो सके। कृपया मेरी मदद करें। मैं 2 साल से दुकान चला रही हूं, लेकिन मैं अभी भी अमीर नहीं बन पाई। वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता। मैं ऐसे जीवन से थक गई हूं। आपने इतनी जल्दी गाड़ी और घर कैसे खरीदा? याद रखें, हम दोनों ने एक ही मास्टर से सीखा है। कृपया मुझे अपनी सफलता का राज बताइए। लेकिन हर बार जब सिया मदद मांगती, माया उसे धैर्य रखने को कहती। सिया, कोई राज नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है। मुझे अच्छी जगह पर दुकान मिलने का भाग्य मिला। कृपया जल्दी मत करो। देखो, ये महिलाएं जिन्होंने वर्षों में व्यवसाय बनाया है, तुम यहां बस 2 साल की हो। शांत रहो और आराम करो। समय के साथ तुम भी उनकी तरह बन जाओगी और अपने ग्राहक बना लोगी। जल्दी में अमीर बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो पछताओगी। लेकिन सिया जिद्दी थी और माया से मदद मांगती रहती थी। एक दिन माया सिया से मिलने आई और उसे दुकान के अंदर रोते हुए पाया। वो बहुत उदास और परेशान थी। माया अचानक सिया की स्थिति से हिल गई। उसने सिया को रोना बंद करने को कहा और वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी ताकि वो सफल हो सके। माया ने सिया के सैलून का दरवाजा बंद किया ताकि कोई अंदर ना आए। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक अजीब काला बैग निकाला। काले बैग पर सफेद रंग से एक खोपड़ी का चित्र बना हुआ था। माया ने अपने बाएं हाथ से अजीब काले बैग को सिया को दिया और कहा कि सिया भी इसे अपने बाएं हाथ से पकड़े। उसने सिया को बताया, जब भी कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान में अपने बाल बनवाने आए, तो कैंची से उसके बाल थोड़ा काटो ताकि वो जमीन पर गिर जाए।
जब तुम शाम को सैलून बंद करो तो फर्श को साफ करो और सभी बालों को इस काले बैग में चुपचाप इकट्ठा करो। ध्यान रखना कि इन्हें किसी दूसरे बैग में न डालो। पहले इन्हें मेरे दिए हुए बैग में डालो और ध्यान रखो कि कोई तुम्हें ये करते हुए न देखे। फिर मेरे बताए हुए स्थान पर आओ जो मैंने तुम्हारे फोन पर भेजा है। सिया पहले थोड़ी उलझन में थी। वो माया की बात सुनकर चौंक गई। उसे ये नहीं पता था कि माया इस तरह के रहस्यमय और अजीब काम में शामिल है, लेकिन उसने माया के कहे अनुसार बैग को इकट्ठा किया और सैलून के अंदर छुपा दिया। कुछ मिनट बाद मिसेस कपूर सिया की दुकान में आई अपने बाल बनवाने के लिए। मिसेस कपूर सिया की अक्सर आने वाली ग्राहक थी और सिया की दुकान को अन्य दुकानों पर पसंद करती थी। वो बहुत अमीर आदमी की पत्नी थी और उनके 3 सुंदर बच्चे थे। जब मिसेस कपूर बाल बनवाने लगी, सिया को माया की दी हुई हिदायत याद आई। उसने जानबूझकर मिसेस कपूर के बाल काटे जैसे माया ने कहा था। कुछ और ग्राहक भी दुकान में आए और सिया ने उनके साथ भी वही किया। दिन खत्म होने तक अंधेरा हो गया। सिया ने अपने सैलून का दरवाजा अंदर से लॉक किया और सावधानी से फर्श की सफाई की। जब उसने सभी ग्राहकों के बाल इकट्ठा कर लिए तो उन्हें माया द्वारा दिए गए अजीब काले बैग में रखा। सिया रात बहुत देर तक इंतजार करती रही। जब सभी पड़ोसी दुकानें बंद कर चुके थे और सड़क पर कोई नहीं था, तब उसने धीरे से सैलून से बाहर निकल कर आई और दाईं ओर देखा कि कोई उसे देख न रहा हो। जब उसे यकीन हुआ कि कोई नहीं देख रहा है, उसने टैक्सी ली और टैक्सी ड्राइवर रामू को माया द्वारा भेजा गया स्थान दिखाया। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर चला, वो पिछले शीशे से देख सकता था कि सिया कितनी परेशान और घबराई हुई थी। उसने पूछा, मैडम, क्या आप ठीक है? ऐसी चालू है लेकिन आप पसीना बहा रही है। सिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस आज बहुत तनाव वाला दिन था। कृपया सिर्फ सड़क पर ध्यान दें और जल्दी चलाएं। टैक्सी ड्राइवर हाईवे पर टैक्सी चलाता रहा जब तक कि वे माया द्वारा भेजे गए स्थान पर नहीं पहुंचे। वहां पहुंचने पर यह लगभग आधी रात हो गई थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि मानचित्र का स्थान जंगल के अंदर था। उसने पीछे देखकर सिया से पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह सही जगह है? यह जंगल बहुत खतरनाक है और यहां कई जंगली जानवर हैं। सिया ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने उसे पैसे दिए और तुरंत टैक्सी से उतर गई। टैक्सी ड्राइवर डर के मारे तेजी से वहां से चला गया। उसे लगा कि सिया कोई जादूगरनी या भूत है। ये एक सुनसान रास्ता था और लगभग कोई कार नहीं थी। सिया ने अपना फोन निकाला और उसका टॉर्च चालू किया। उसने मजबूती से काले बैग को पकड़ा जिसमें उसके ग्राहकों के बाल थे और जंगल में प्रवेश किया। वो अपने फोन के मैप की मदद से उस स्थान तक गई जो माया ने भेजा था। जंगल बहुत शांत और ठंडा था। सिया केवल छोटे जानवरों और कीड़ों की आवाज सुन सकती थी। उसने बहुत दूर तक चलना जारी रखा। वो कई बार हार मानकर वापस घर जाने की सोची, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं अब पीछे नहीं लौट सकती। मुझे अमीर बनना है जैसे बाकी महिलाएं इस व्यवसाय में हैं। चाहे जो भी हो, कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता। ये कहते हुए उसने जंगल की पगडंडी पर चलना जारी रखा। जैसे जैसे वो अंदर गई, आवाजें और अजीब हो गई। उसे बच्चों की रोने की और महिलाओं की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। इससे वो बहुत डर गई। सिया ने अजीब काले बैग को अपनी बगल के नीचे रखा और मजबूती से पकड़ा, लेकिन वो तुरंत वापस नहीं गई। अचानक उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा सांप देखा। सांप की लाल आंखें थी और उसके सुंदर पैमाने चमक रहे थे। सिया बहुत डर गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी और भागने को तैयार हुई, उसने माया की आवाज सुनी, भागो मत सिया, ये मैं हूं, तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिया अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि वो सपना देख रही है और बहुत उलझन में थी। जब उसने फिर से मुड़कर सांप को देखा
तो वो धीरे धीरे माया में बदल गया उसके सामने। तुमने ये कैसे किया? माया, क्या तुम जादूगर हो? तुम क्या हो? सिया ने डर और घबराहट में अपनी आंखें फैलाकर पूछा। ये पहली बार था कि उसने किसी जानवर को इंसान में बदलते देखा। लेकिन माया ने उसके सवालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सिया से कहा, तुमने कहा था कि तुम अमीर और संपन्न बनना चाहती हो, जैसे बाकी महिलाएं। तो तुम्हें तैयार रहना होगा अपनी आत्मा बेचने के लिए, और वही करना होगा जो उन्होंने किया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाबा राघव से मिलने ले जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम वो बाल लेकर आई हो जो मैंने कहा था। सिया ने सिर हिलाया और माया को अपनी बगल के नीचे रखा अजीब काला बैग दिखाया। फिर माया उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई। उन्होंने लंबा चलना जारी रखा जब तक कि सिया ने जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी हवेली नहीं देखी। सिया के पास माया से पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन वो हैरान और चौंक गई थी, इसलिए वो चुप रही। जब वे हवेली के पास पहुंची तो उसका गेट अपने आप खुल गया और दोनों अंदर चली गई। हवेली के प्रांगण में बहुत महंगी गाड़ियां थी और सिया सोचने लगी कि मालिक इन गाड़ियों को इस जंगल में कैसे चलाता होगा। माया ने सिया को हवेली के अंदर ले जाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे, मैं उनके जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें बाबा राघव से मिलाती हूं। सिया ने माया पर भरोसा किया और वे बड़ी हवेली के अंदर गई। अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा सुंदर था। सिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ये अब तक की सबसे भव्य हवेली थी जो उसने देखी थी। बड़ी हवेली के अंदर बहुत सारी कुर्सियां थी और कई महिलाएं सिया जैसी उन पर बैठी थी। माया ने सिया को एक बड़ी कुर्सी पर बैठाया। तुम देख सकती हो, तुम अकेली नहीं हो जो संपन्नता और धन की तलाश में आई हो। यहां सभी महिलाएं यही चाहती हैं। बस बैठो और इंतजार करो, जल्दी तुम्हारी बारी आएगी। एक एक करके महिलाएं बाबा राघव से मिलने गई। कुछ घंटे बाद सिया की बारी आई। माया ने उसे गुप्त कमरे में ले जाया। कमरे में बैठने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति सफेद लंबी दाढ़ी के साथ अंदर आया। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी और मोटी थी। वो लाल गाउन पहने थे जो जमीन तक पहुंचता था। उसका चेहरा डरावना था और उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी। सिया डर गई, लेकिन माया ने कहा कि चिंता मत करो। वृद्ध व्यक्ति ने सिया को हवेली के अंदर एक छोटे लाल कमरे में ले गया। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन रखा था और छोटे कमरे के फर्श पर कंकाल बिखरे थे। वृद्ध व्यक्ति ने सिया द्वारा लाया हुआ काला बैग लिया और सभी बाल बड़े मिट्टी के बर्तन में डाल दिए। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और बर्तन में बाल जला दिए। बाल जलाने के बाद उसने राख को एक छोटे प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया और सिया को दिया। तुम जब कल सुबह अपनी दुकान पहुंचो तो इस राख को दुकान के प्रवेश द्वार पर छिड़को। इससे ग्राहक आकर्षित होंगे, लेकिन हर 6 महीने में तुम्हें यह कर्म फिर से करना होगा, नहीं तो परिणाम होंगे। सिया ने वृद्ध व्यक्ति का बहुत धन्यवाद किया, लेकिन जैसे ही वो छोटे कमरे से बाहर आई, वो अचानक उसी सड़क पर खड़ी थी जहां रामू ने उसे छोड़ा था। सिया उलझन में थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वहां कैसे आई। जगह बहुत शांत और अंधेरी थी और कोई कार नहीं थी। सिया ने छोटे प्लास्टिक के डिब्बे को संभाल कर पकड़ा और अपने घर की दिशा में चलने लगी। वो अकेली और डर गई थी। अचानक उसे दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे जैसे वो चलती गई, आवाज साफ होती गई। सड़क पर आगे 3 महिलाएं चर्चा कर रही थी। सिया को राहत मिली कि अब वो अकेली नहीं थी। वो उनके पास गई, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो सिया ने देखा कि उनके पास आंखें और नाक नहीं थी, केवल मुंह था। वो बहुत डर गई और भागने लगी। 3 महिलाएं उसके पीछे हंसते हुए जादूगरनी जैसी दौड़ी। सिया अपनी पूरी ताकत से दौड़ी, लेकिन वो उन्हें पीछे सुन सकती थी। सौभाग्य से उसने एक टैक्सी आते देखा।
वो जल्दी से टैक्सी को रोककर कूद गई। टैक्सी ड्राइवर हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि सिया क्यों भाग रही है। वो 3 महिलाओं को नहीं देख सकता था। ड्राइव तेज, कृपया जितनी जल्दी हो सके चलाइए, उन्हें मुझे पकड़ने मत दीजिए, सिया ने ड्राइवर से चिल्लाया। ड्राइवर उलझन में था, लेकिन उसने सिया की बात अनुसार तेजी से चलाया। सिया जब घर पहुंची तब समय 3 बजे रात हो चुका था। सिया सो नहीं पाई। वो अपने छोटे अपार्टमेंट में कुर्सी पर बैठी और जो कुछ अभी अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। 4:08 सुबह सिया सबसे पहले अपने सैलून गई। उसने वृद्ध व्यक्ति की बताई हुई तरह राख, खिड़की और दुकान में बैठकर देखने लगी कि क्या होगा। ठीक 7 बजे 3 महिलाएं सिया के सैलून में अपने बाल बनवाने आईं। वे नई ग्राहक थी और सिया पहली बार उनकी सेवा कर रही थी। जब उसने उनके बाल बनाकर तैयार किए, 6 और महिलाएं पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सिया बहुत खुश थी। वो खुद पर मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था कि उसने जो कर्म किया वो काम कर रहा था। दिन के अंत तक सिया ने अब तक की अपनी सबसे ज्यादा बिक्री की। वो बहुत खुश और उत्साहित थी। उसने जल्दी से माया को फोन किया और अपने दिन के बारे में बताया, लेकिन माया खुश नहीं लग रही थी। सिया ने सोचा कि माया ईर्ष्या कर रही है। उसे नहीं पता था कि माया दुखी थी क्योंकि सिया ने वो शुरू कर दिया था जिसे माया कभी पूरा नहीं कर सकती थी। इसके लिए कुछ कीमत चुकानी थी, लेकिन माया ने सिया को पहले नहीं बताया। अगले दिन जब सिया दुकान पर पहुंची, वहां पहले से 5 महिलाएं उसका इंतजार कर रही थी। सिया अपनी खुशी को नहीं रोक सकी। उसने अपनी सेवाओं के दाम दोगुने कर दिए, लेकिन ग्राहक आते रहे। 1 सप्ताह बाद सिया ने सैलून में मदद के लिए कुछ कर्मचारियों को रखा क्योंकि उसके ग्राहक तेजी से बढ़ रहे थे। 1 महीने से भी कम समय में सिया पहले से ही करोड़पति बन गई। वो हर दिन लगभग 3 लाख कमा रही थी। एक दिन सिया घर जा रही थी, तभी उसने मिसेस कपूर को सड़क पर देखा। मिसेस कपूर जो पहले कार रखती थी, अब टैक्सी का इंतजार कर रही थी। ये देखकर सिया हैरान हुई क्योंकि मिसेस कपूर का पति बहुत अमीर था। सिया ने उनके पास रुककर उन्हें गाड़ी में बैठने की पेशकश की। मिसेस कपूर रोने लगी। सिया उनकी आंखों के आंसू देखकर भावुक हो गई। उसने उनसे पूछा, मां, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि आप सड़क पर सूरज की गर्मी में खड़ी हैं। आपकी कार को क्या हुआ? मिसेस कपूर ने बताया, कल जब मैंने आपके सैलून में अपने बाल बनवाए थे, उसके बाद मेरे पति की कंपनी डूब गई और बैंक ने उनके खाते फ्रीज कर दिए। मेरे बच्चे स्कूल से लौटते समय एक हादसे में मारे गए। अब हम किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरे पति अस्पताल में हैं। मेरी जिंदगी कुछ ही घंटों में उलट-पुलट हो गई। सिया को मिसेस कपूर के लिए बहुत दुख हुआ। वो उनकी पसंदीदा ग्राहक थी, जो हमेशा बाल बनवाने के बाद सिया को टिप देती थी। सिया ने उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर उन्हें घर छोड़ दिया, लेकिन सिया अपने आप को शांति नहीं दे पाई। उसने सोचा कि क्या वो बाल जो उसने लिए थे मिसेस कपूर की जिंदगी उलट-पुलट होने की वजह थे, लेकिन उसने इस विचार को त्याग दिया और घर की ओर चल पड़ी। 2 महीने बाद सिया ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लिया। उसकी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी कि उसने उसी सड़क पर एक बड़ी दुकान किराए पर ली और कई और कामगारों को रखा। 7 महीनों में सिया बहुत अमीर और लोकप्रिय हो गई। वो रानी जैसी जीवन जी रही थी। लेकिन एक रात सिया सो रही थी और उसे बहुत भयानक सपना आया। सपने में सिया ने खुद को अपने सैलून में बैठा देखा। वो एक कुर्सी पर थी और अचानक उसने मिसेस कपूर और सभी ग्राहकों को देखा जिनके बाल उसने रिवाजों के लिए इस्तेमाल किए थे। सिया हिलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने देखा कि वो कुर्सी से बंधी हुई है और हिल नहीं सकती। मिसेस कपूर और अन्य महिलाएं पास आई और सिया के बाल खींचने लगी। सिया दर्द और पीड़ा में चिल्लाई, लेकिन वे तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो जाग नहीं गई। जागने के बाद
उसे अभी भी अपने सिर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये केवल एक बुरा सपना था। उसने प्रार्थना की और फिर सो गई। अगली रात सिया को वही सपना फिर से आया, लेकिन ये पहले से ज्यादा भयानक था। जब ये तीसरी बार हुआ, सिया ने तुरंत माया को फोन किया और सपना सुनाया। माया ने सिया पर हंसते हुए याद दिलाया कि सिया को हर 6 महीने में रिवाज को दोबारा करना था और अब 7 महीने बीत चुके थे। अगले दिन सिया जल्दी से माया के शहर गई और माया से अजीब काले बैग के लिए पूछा, जिसमें वो ग्राहकों के बाल इकट्ठा करती थी ताकि वो रिवाज को दोबारा कर सके। माया ने सिया पर जोर से हंसते हुए कहा, बालों का बैग? वो तो केवल पहला हिस्सा था। तुम्हें रिवाज को दोबारा करने के लिए इससे और भी चीजों की जरूरत होगी। सिया बहुत उलझन में थी। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? पहला हिस्सा? मुझे क्या करना होगा ताकि मैं इन भयानक सपनों से छुटकारा पा सकूं? माया ने जवाब दिया, रिवाज का दूसरा हिस्सा है कि तुम्हें अपने सिर, बगल और निजी अंगों के बाल मुंडवाने होंगे। फिर उन्हें उसी स्थान पर लाओ जहां हम मिले थे, ताकि मैं तुम्हें बाबा राघव से मिलाकर रिवाज दोबारा कर सकूं। सिया की आंखें माया की बात सुनकर फैल गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो बहुत परेशान हुई और बोली, आप मजाक कर रहे हैं? मेरे सिर और निजी अंग के बाल? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैंने पहले कभी नहीं किया। जब सिया शिकायत कर रही थी, माया ने अपनी बालों की स्कार्फ हटाई और मेज पर रख दी। फिर उसने अपनी विग उतारी और उसे भी मेज पर रख दिया। सिया ने माया को डर के साथ देखा। माया के सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसका सिर बहुत बुजुर्ग आदमी जैसा झुका हुआ था। सिया तुरंत चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि माया ने भी वही रिवाज किया है। माया ने कहा, या तो तुम अपने रिवाज दोबारा करोगी या हर रात इन सपनों से पीड़ित होती रहोगी। जब तुम तैयार हो जाओ, मुझे फोन करना और मध्यरात्रि में जंगल में मिलना। सिया डर और आतंक में घर लौट गई। सिया को कोई अंदाजा नहीं था कि चीजें कितनी जटिल हो जाएंगी। वो अपने सुंदर प्राकृतिक बाल मुंडवाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माया की बात मानने के बजाय उसने जिद कर दी और रिवाज दोबारा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सपने और भी बार बार आने लगे। सिया को सोने में डर लगने लगा। तब उसने फैसला किया कि वो माया की बताई बात मानेगी। उसने अपने सिर और निजी बाल मुंडवा लिए और फिर से जंगल में माया से मिली। जैसे पहले, उसने माया को सांप के रूप में देखा। फिर माया इंसान में बदल गई। सिया पूछना चाहती थी कि वो सांप क्यों थी, लेकिन उसने मूर्खता से सोचा कि ये उसका काम नहीं है। बाबा राघव ने सिया को रिवाज दोबारा करने में मदद की और सपने तुरंत बंद हो गए। सिया ने पहले रिवाज करने की तुलना में अब और ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने अपने सैलून की कई शाखाएं खोली और वो हर दिन लाखों कमा रही थी। कुछ समय बाद वो रिवाजों को भूल गई और अपनी दौलत का आनंद लेने लगी। सिया एक बहुत हैंडसम आदमी से मिली जिसका नाम करण था और वे शादी कर ली। लेकिन करण सिया से प्यार नहीं करता था। उसने केवल उसके पैसे के कारण शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद सिया गर्भवती हो गई। जब गर्भावस्था 3 महीने की थी, तब सपने फिर से शुरू हो गए। सपनों में सिया अपने सैलून में कुर्सी से बंधी होती थी। मिसेस कपूर और अन्य महिलाएं उसे गंभीर रूप से पीटती थी। जागने पर उसे सिर में बहुत दर्द और तेज सिर दर्द होता। सिया ने फिर महसूस किया कि अब रिवाज दोबारा करने का समय है, लेकिन वो माया से मिलने में डर रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस बार बाबा राघव क्या बलिदान मांगेंगे। लेकिन जब सपने बहुत भयानक हो गए, सिया फिर से माया से मिलने गई और बोली कि वो रिवाज दोबारा करना चाहती है। सिया बहुत डर और घबराई हुई दिख रही थी। माया ने कहा कि मध्यरात्रि में जंगल आओ ताकि वे बाबा राघव से मिल सकें और वो बताएं कि रिवाज दोबारा करने के लिए क्या करना होगा। मध्यरात्रि में जब वे बाबा राघव से मिली, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े
और सिया से कहा कि रिवाज दोबारा करने के लिए उसे अपनी गर्भाशय और अपने बच्चे को बलिदान करना होगा। सिया को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बाबा राघव से कहा कि वो अपने गर्भाशय या बच्चे का बलिदान नहीं कर सकती। बाबा राघव ने उसकी अविज्ञता पर हंसते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्या तुमने कभी सोचा कि उसके बच्चे क्यों नहीं हैं और वो हर रात जंगल में सांप बनकर क्यों घूमती है? सिया ने महसूस किया कि बाबा राघव ने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा कि माया ने उसे धोखा दिया। उसने माया की ओर मुड़कर कहा, अगर तुमने मुझे पहले ये सब बताया होता तो मैं कभी शुरू नहीं करती। मैं अपने छोटे व्यवसाय को धैर्यपूर्वक संभालती, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानी और धैर्य रखने की कोशिश की। माया ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि दौलत जल्दी बनाने की जल्दी मत करो, लेकिन तुमने सोचा कि मैं बुरी हूं और तुमने सोचा कि मैं नहीं चाहती कि तुम सफल हो। क्या मैं नहीं चाहती थी? सिया जान गई कि वो मुश्किल में है। उसने खुद की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो अपने बच्चे और गर्भाशय को खो देगी। उसने बाबा राघव से कहा कि वे सारी दौलत वापस ले लें, लेकिन बाबा राघव ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। सिया के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने गर्भाशय और बच्चे का बलिदान देना पड़ा। जो कुछ उसने किया, उसके बाद वो अरबती बन गई। उसके पास बहुत पैसा और प्रभाव था, लेकिन वो खुश नहीं थी और उसके मन में शांति नहीं थी। 6 महीने बहुत तेजी से बीत गए और फिर सपने शुरू हो गए। इस बार वो खुद को कब्रिस्तान में पाती, जहां चारों तरफ बच्चे रो रहे होते। फिर मिसेस कपूर और अन्य महिलाएं उसे घेरकर डंडे से पीटना शुरू कर देती और बार बार कहती, बेबी किलर, बेबी किलर, बेबी किलर। जब भी सिया जागती, उसके शरीर पर डंडे के निशान और चोट के दाग होते और पूरा शरीर दर्द में होता। सिया फिर से माया से मिलने भागी और साथ में वे बाबा राघव के पास गई। सिया को लग रहा था कि उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। बाबा राघव ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हारे सपनों से बचने का केवल एक तरीका है। हर रात तुम एक जानवर में बदल जाओगी और जंगल में घूमोगी जब तक सुबह नहीं हो जाती। जानवर सपने नहीं देखते, इसलिए जिन महिलाओं की तकदीर तुमने चुराई, उनकी आत्माएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। सिया तुरंत समझ गई कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया हर बार जंगल में मिलने पर सांप क्यों होती थी। बाबा राघव ने उससे पूछा कि वो हर रात कौन सा जानवर बनना चाहती है। गहराई से सोचने के बाद सिया ने कहा कि वो शेर बनना चाहती है, ताकि अन्य सभी जानवर उससे डरें और वो सुरक्षित रहें। बाबा राघव ने उसे एक माला दी और कहा कि वो हर रात जब नींद आने लगे जंगल में जाए और माला पहने। माला पहनते ही वो शेर में बदल जाएगी। लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक रात, जब वो शेर में बदल चुकी थी, उसे कुछ शिकारी ने हमला किया और ठंडे खून में मार दिया। उसका पति करण उसकी संपत्ति बेचकर उसके पैसे लेकर भाग गया और किसी को नहीं पता कि सिया के साथ वास्तव में क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कि उसे अपहरण कर लिया गया, कुछ कहते थे कि वो विदेश चली गई, लेकिन केवल माया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जानती थी कि वास्तव में क्या हुआ। इस कहानी का नैतिक संदेश है कि जल्दी पैसा या दौलत कमाने की जल्दी मत करो। हर वैध व्यवसायी ने कहीं से शुरुआत की और मेहनत और लगातार प्रयास से वहां पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, शैतान या किसी अंधेरे जादू से मदद मांगने में सावधान रहो। सौदे का एक हिस्सा हमेशा छिपा होता है, जिसे वो तब तक नहीं बताएगा जब तक तुम उसके जाल में पूरी तरह से नहीं फंस जाती। दोस्तों के चयन में सावधान रहो। कुछ दोस्त तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या या जलन मत करो। उनके बारे में ये मानने के बजाय कि उन्होंने गलत या गैरकानूनी किया, उनसे मार्गदर्शन और सुझाव लेना बेहतर है।